यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और खुशी की बात यह है कि वे जबलपुर के निवासी हैं, सेंट लासेस और साइंस कॉलेज में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और भारतीय नौसेना के वे कैप्टन थे। मैं उनका नाम बताते हुए मुझे गर्व हासिल हो रहा है। कैप्टन उदय सोनी जी हमारे साथ हैं। आपका यश भारत जबलपुर में स्वागत। थैंक यू। कैप्टन उदय सोनी जी का एक अपना ऐसा इतिहास है जो लगता है जीवन में कभी ना टूटे तो अच्छा है, क्योंकि कैप्टन उदय सोनी जी से हम के बारे में सिर्फ 1 मिनट में आपको बताएंगे, पर सीधे उनसे बात करेंगे। एक एरोप्लेन दुर्घटना में अपनी बाईं टांग खोने के बाद जुनून और देश के प्रति लगाव ऐसा था कि दोबारा बाईं टांग आधी प्राकृतिक न होते हुए कितने मंग लगाकर इन्होंने दोबारा फिर फ्लाइंग की और हेलीकॉप्टर को हवाई जहाज में उतारा। और इस सब चीज़ में सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने इनको कैसे परमिशन दी कि आप डेढ़ टांग से भी हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। ये सब चीज़ें हम उदय जी से पूछेंगे। फिलहाल उदय जी हमारे जबलपुर के लिए गौरव का विषय है और अभी सेंट लासेस कॉलेज का जो एक कार्यक्रम हो रहा है उसमें भाग लेने विशेष तौर पर आए। उदय जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप जबलपुर के पढ़े लिखे हैं, जबलपुर के वातावरण से आप बहुत बखूबी परिचित हैं और जबलपुर का पानी कैसा है ये आपको देख के समझ में आता है कि कितने हौसले वाला काम आप करके आए। जब आप जब नेवी में पहुंचे तो वो एक अलग दुनिया, हर लड़का जाता है नेवी चाहता है। अपने यहाँ के बहुत बच्चे हैं, एनडीए सेलेक्ट होके रहोगे आप। नहीं, हम कॉलेज से गए। हाँ, आप कॉलेज से गए, लेकिन कई दौर है, एनडीए पहला दौर होता है। जब आप कॉलेज के नेवी में पहुंचे तो आप अपनी रूटीन की लाइफ जी रहे होंगे, नौकरी करना, फ्लाइंग करना। दुर्घटना में जब आपको पता चला कि आपका बाएं पैर नहीं है, तब आपको कैसा लगा? नो, ऐसा जैसे हम तो 15 अप्रैल 1989 को जब हमने टेक ऑफ किया था सुबह। कितने कहाँ से किया था? ये एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा से। जी। उस समय हमारे फाइटर्स थे वहाँ पे अजीत, जिसे हम 71 वॉर में नैट्स के नाम से भी अच्छे मशहूर जानते थे। ये सिंगल कॉकपिट सिंगल सीटर फाइटर्स होते हैं और इनका बेसिक टारगेट होता है कॉम्बैट एयर पेट्रोल डॉग फाइट्स वगैरह जो करते हैं। और ये जहाज़ ने बहुत पाकिस्तान के जो सेबर जेट वगैरह थे उनमें काफ़ी उन्होंने उनको मार गिराया था। तो ये बिल्कुल ये आप ये कह सकते हैं, अगर आप ये तब डीकमीशन हो गए हैं सारे के सारे अपने अजीत, बिकॉज उम्र के साथ मतलब ये भी पुराने हो गए थे। लेकिन इनको हम अगर एक्सप्लेन करें तो आप ये सोच सकते हैं कि ये मिनी MiG-21 थे। मिनी MiG-21 जैसे आप सभी ने जानते हैं, इसके बारे में आज भी चल रहे हैं हमारे हवाई जहाज ये, तो उसमें जो है ये मिनी MiG-21 कह सकते हैं इसको हम। तो वो जहाज़ जो था जब हम फ्लाइंग कर रहे थे तो उस समय कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं 27 साल का था, 26 साल ख़त्म करके 27 में आया था। और इंडियन नेवी का पायलट होते हुए उसमें फ़ाइटर्स में जाना, फिर फ़ाइटर्स में पूरा सक्सेसफुल होके एक ऐसे कॉकपिट में बैठना जो कि पूरा जहाज़ एक सिंगल पायलट के साथ चलना होता है। सो देन उसी समय मतलब आप सच पूछिए तो टॉप गन रिलीज़ हुई थी। और उसमें हमारे टॉम क्रूज साहब थे। और वो भी नेवी के थे। तो हम तो सच में अपने आप को टॉम क्रूज ही समझते थे। और कभी सपने भी नहीं सोचा था कि 15 अप्रैल 89 को जब टेक ऑफ करेंगे तो 45 मिनट की, आधे घंटे से 45 मिनट की सॉटी में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जहाँ पे हमको पूरा एक आबादी जैसे कहते हैं उसको बचाने के चक्कर में हमको क्रैश करना पड़ा। और उस क्रैश में जो है फिर जहाज़ में किस तरीके से हम फंसे, किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने निकाला कि पूरा नेली 40-45% डीप 3rd डिग्री बर्न्स, टांग कट गई। और उसके बाद जो है जिस तरीके से इन्होंने हमको वहाँ से मतलब एयरलिफ्ट करके फिर कैलकाटा के कमांड हॉस्पिटल में पहुँचाया, बर्न सेंटर में। और एक स्टेज ऐसी थी 15 अप्रैल 89 को जब इन्होंने पहुँचाया था कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कुछ बचा ही नहीं इसके शरीर में, इसको मतलब क्या इलाज करें आप। लेकिन फिर भी उस स्टेज में मतलब मैं 1-2 सेकंड के लिए अपनी आंखें खोलता था और डॉक्टर्स को बोलता था कि भाई इलाज शुरू करिए, प्लीज़ स्टार्ट द ट्रीटमेंट डॉक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू डाई। सो डॉक्टर भी सोचते थे कि ठीक है यार, मतलब बोल रहा है बोलने दो। और एक स्टेज ऐसी थी कि 15-16 लोग मेरे बेड के आसपास रिलेटिव्स आ गए थे 16 तारीख को, और डॉक्टर ने लिटरली कह दिया था उनको कि भाई आखिरी दर्शन कर लो, इसके बचने का कोई चांस नहीं है। जब आप बच गए फिर तो इसके बाद जो था, जब आपको पता चला कि आपकी टांग नहीं है, तो ये जो सिचुएशन है कि मैंने कभी 1 हफ्ते तक डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह
मेरी टांग बच जाए। और बल्कि एयर मार्शल चहल साहब जो थे उनको एयरलिफ्ट कराया गया था स्पेशली दिल्ली से, वो सीनियर मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन थे एशिया के उस समय, कि उन्होंने भी 2 दिन कोशिश बहुत करी लेकिन टांग की हालत खस्ता हो गई थी। सो उन्होंने फिर जब मेरे को देखा था मेरी कंडीशन के, जब डॉक्टर्स के साथ भी मैं बहस करता था कि मैं नहीं मरूंगा, तो मेरे को याद है सर के जो वर्ड्स थे एयर मार्शल चहल सर के, कि बेटा मैंने 40 साल सिर्फ हाथ पैर काटे हैं और किसी का भी आज तक मैंने मतलब गलत नहीं किया है, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ तुम्हारा हौसला देख के कि अगर तुम मान जाएगा तो मैं जो है, और इस पेपर पे अगर तू साइन कर देता है तो मैं तेरा टांग को काटूंगा, लेकिन मेरी विश्वास है तुम जिंदगी में वापस आओगे। जब फिर आपको चिंता ये थी कि मैं फिर कैप्टन रहूंगा नहीं, उस समय तो ये भी नहीं पता था कि नौकरी भी रहेगी नहीं रहेगी, उस समय यंग लेफ्टिनेंट थे हम। और फिर जब ये मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे 6 दिन के बाद 22 अप्रैल को, और जब मैं शाम को मेरे को होश आया था तो मतलब ऐसा लगा था कि पहाड़ टूट गया ज़िंदगी में, जब देखा कि बेड पे हम लेटे हैं और आज हमारी टांग नहीं है। अच्छा, इसके बाद जब आप रिकवरी हुई, आप जब आपका कृत्रिम अंग भी लगा ये बाएं पैर का, फिर आपने आपकी नौकरी तो खैर जाती नहीं है इसमें, लेकिन आपको अब फ्लाइंग का करने का था कि हमें फ्लाइंग फिर करना है, तो आपको कैसे मौका मिला फिर? फ्लाइंग का भी जो है ना ये एक बहुत, क्योंकि पायलट को एक कृत्रिम अंग के साथ मेरे को पहले आदमी हो गया आप दुनिया के जिसको मौका मिला। यस, कोई शक नहीं इसमें। ये बहुत गर्व की बात है और हिम्मत की बात है, और ये तो मैं शुक्रिया करता हूँ कि मैंने जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, मैं उनका विश्वास पे मतलब खरा ही नहीं उतरा, बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब मैंने उनकी उम्मीद के ऊपर मतलब अपने प्रूव करके दिखाया। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है, जब मैं रिकवरी कर रहा था कमांड हॉस्पिटल में, तो पूरा एयरफोर्स स्टेशन अपना कलाईकुंडा हमेशा आते थे हमको मिलने के लिए। उनके एयर कमोडोर इनामदार सर थे उस समय जो AOC थे, तो वो आते थे और बहुत हौसला देके जाते थे। फिर जब उन्होंने देखा मेरे को कि जिस तरीके से मैं रिकवर कर रहा हूँ अगेंस्ट ऑल ऑड्स ऑफ सर्वाइवल, और शरीर जला हुआ है, टांग कटी हुई है, फिर भी मैं हंसता खेलता रहता था, मतलब अपने आप को हौसले में रखता था। रोता था लेकिन अकेले में रोता था जब कोई नहीं होता था, दुखी होता था लेकिन अकेले में होता था, लेकिन सबके साथ में कभी शो नहीं करता था। और ये चीज़ मेरे ख्याल से इनामदार सर को बहुत अच्छी लगी थी, और फिर वो एक दिन मेरे लिए किताब लेके आए थे, रीच फॉर द स्काई। ये रीच फॉर द स्काई किताब है ग्रुप कैप्टन सर डगलस बार्डर की, जो 2nd वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एयर क्रैश में अपना पैर खोया था और ब्रिटिशर्स ने उनको वापस फ्लाइंग में डाला था जर्मन्स के खिलाफ। तो वो उन्होंने किताब, लेकिन वो जैसे ही वो वॉर खत्म हुई थी 2nd वर्ल्ड वॉर, उसको इमीडिएटली उनको रिटायर कर दिया था। तो वो किताब मेरे पास लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि सौंधी अगर ये बंदा 2nd वर्ल्ड वॉर में पैर खोने से फ्लाई कर सकता तो वाई कांट यू थिंक। तो मेरे हिसाब से जो एयर कमांडर इनामदार सर मेरे पास वो किताब छोड़ के गए, फिर मैंने पूरी किताब पढ़ी, और तब उस दिन पहले बारी मेरे दिमाग में आया कि भाई क्यों नहीं मैं फ्लाई कर सकता। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे देश में, किसी भी देश में फॉर दैट मैटर, मेडिकल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं एविएशन के कि थोड़ी सी भी अगर परेशानी हो तो बंदे को निकाल दिया जाता है। और फिर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट के परमिशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मैंने जो आपने पहली बार जब एयरफोर्स में इसमें नौसेना में आए होंगे, उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा वो जो आपको टांग के बाद वापस आने में। हाँ, तो ये वही इनामदार सर जो थे ना मेरे बैकबोन थे, मैं मेरे गॉडफादर थे, अब ये कह सकते हैं। तो उन्होंने मतलब जब मैं पहली बारी जब पूरा रिकवर होके 15 अप्रैल के बाद मैं 20 अगस्त मेरे को इन्होंने बर्न सेंटर से पुणे भेजा, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। फिर 20 अगस्त से लेके 10 दिसंबर तक मैं मतलब आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में किसी तरह पैर से वापस चलने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं पहली बारी वापस बेस में गया, जब NOC मिल गई, हाँ, तो पहली फ्लाइंग कब आप की? वही तो पहली जो था ना, तो इनामदार सर ने उस समय जब बहुत उन्होंने हिम्मत करी, फिर वहाँ पे अपने CNC सर थे, एयर मार्शल MM सिन्हा सर, वो भी मतलब ईस्टर्न एयर कमांड के CNC थे, उन्होंने भी मतलब काफ़ी मतलब हिम्मत दिखाई कि यार, तो सबने ये कहा कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, कि कोई मतलब ये ना कहे कि भाई आपने कैसे कर दिया। तो एक प्रोजेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट, जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे इंडियन एयरफोर्स ने मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मेरा प्रोजेक्ट लिया और मेरी उसमें सहमति मांगी कि भाई आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा सर देखो, फ्लाइंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप नहीं फ्लाई कर सकते तो कोई दुनिया की ताकत आपको कॉकपिट में नहीं बैठने देगी, और अगर आप फ्लाइंग कर सकते हो तो फिर कोई परेशानी नहीं, बिकॉज आप अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लाई कर रहे हो, और आपकी गलती के कारण जो है आप तो मरोगे मरोगे, लेकिन साथ में बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं वो भी मरेंगे। तो उस को ध्यान रखते हुए वो हमारा लाइन था, एक जस्टिफिकेशन का गवर्नमेंट को
कि आज तक जो है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एविएशन में ये कभी हुआ ही नहीं है कि किसी की टांग ना हो और वो फ्लाइंग कर सके। और ये पहला केस है जहाँ पायलट भी रेडी है, उनकी मदर भी रेडी है, उसमें मदर अलाइव थी हमारी। तो उन्होंने कहा भाई जब ये दोनों रेडी हैं तो क्यों नहीं मतलब हम एक मौका दें इनको। और इसको जिस तरीके से ये रिकवर हुआ है क्रैश के बाद में, जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे, दैट मीन्स ये लड़के में कुछ है। तो वहाँ से फिर वो फाइल गई चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास, एयर चीफ मार्शल एस.के. सिन्हा सर थे शायद, एयर चीफ मार्शल सिन्हा सर थे उस समय। तो उनके पास जब फाइल गई, बिकॉज फ्लाइंग की जो परमिशन है वो तो इंडियन एयरफोर्स ही दे सकता है, और गवर्नमेंट के पास भी कोई रेगुलेशन नहीं था। तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी उन्होंने ही बात की थी कि भाई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम इसको एक प्रयोग के तौर पे कर रहे हैं, देखने के लिए कि इंडियन एयरफोर्स ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वहां से खेल शुरू हुआ पूरा। और जब ये मेरे को पहली बार ही इन्होंने वापस इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन भेजा था बैंगलोर रीवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल्स के लिए, तो साफ कह दिया था कि इसकी टांग का कोई एडवांटेज नहीं इसको मिलना चाहिए, इसको पूरा का पूरा जैसे कहते हैं ना भट्टी में झोंक दो मेडिकल, जैसे भट्टी में कोई भी अगर इसमें कोई कमी होगी तो उसको हटा देना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने जितना मतलब वो कर सकते थे मेडिकल सर से लेकर पांव तक पूरा किया, लेकिन मेरे पैर को उन्होंने नेगेटिवली नहीं लिया, पॉजिटिव लिया कि ये पैर ही है। और जब उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, यहाँ तक कि उन्होंने सेंट्रीफ्यूज में भी डाल दिया जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को डालते हैं कि वो खिंचाव से मतलब जो होता है कि इसकी टांग तो नहीं निकल रही बाहर। तो जब ये सारा सक्सेस हो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि हमारी ओर से तो कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पे एक ASTE होता है, एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट बैंगलोर में, जहाँ पे टेस्ट पायलट्स होते हैं। और उस टेस्ट पायलट के साथ फिर मेरे को भेजा गया कि भाई अब इसको एवेल्युएट करिए कि बिना पैर के ये जहाज कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हिम्मत की बात है कि वहाँ के टेस्ट पायलट्स ने एक बारी भी मतलब इनके चेहरे पे शिकन नहीं था कि भाई ये बंदा कर क्यों रहा है। जहाज तो एक चीज हो गई, जहाज में पैर का तो उपयोग नहीं होता। अरे माय गुडनेस ग्रेशियस में हेलीकॉप्टर नहीं, ये बहुत सपने भी मत सोचना कि जहाज में पैर का उपयोग, दोनों पैर दोनों हाथ का उपयोग स्टार्ट से एंड तक जहाज में रहता है, बिकॉज पैरों से आपकी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी बनती है। पैरों से ये मतलब जो दो प्रकार के ब्रेक्स होती हैं, एक होती है हैंड जो हम हाथ से लगाते हैं, और एक होती है जो हम रडर्स के साथ लगाते हैं। तो चाहे वो फाइटर हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो चारों हो, पैर हाथ पैर चारों, इसमें कोई जानबूझ सवाल पूछा कि आप क्या बोलते हैं। अब मेरे पैर में क्योंकि पैर कटा हुआ है हमारा, तो उसमें सेंसेशन नहीं है। जब सेंसेशन नहीं तो आप फील कैसे करोगे। हाँ, वो ये पूछना चाह रहा। ये बहुत बड़ी समस्या थी टेस्ट पायलट्स के लिए भी। लेकिन आप विश्वास करिए कि पहली सॉटी में जो वो लेके गए 17 घंटे उन्होंने मेरे को फ्लाई किया, और एक बारी ऐसी सिचुएशन डेवलप नहीं होने दी कि जहां पे उनको पैर काम नहीं कर रहा है, ये जहाज को लैंड नहीं कर सकता या टेक ऑफ नहीं कर सकता। फिर इन्होंने मतलब मेरे को बोला कि सर ये तो 100% क्लियर्ड है, हमारी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जब ये न्यूज़ इंडियन एयरफोर्स के वापस गई तो इंडियन एयरफोर्स में तो एक प्रकार से दिवाली हो गई थी कि इंडियन एविएशन हिस्ट्री जो है आज उन्होंने क्रिएट कर दी है कि एक ऐसे पायलट को फ्लाई करा के जिसकी टांग ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर इंडियन नेवी भी उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि इंडियन नेवी का मैं पायलट हूँ, तो इंडियन नेवी भी उस समय मतलब दिलो जान से फिर आ गई सामने। लेकिन इन्होंने बोला कि सर इसको हेलीकॉप्टर में डालो और इसको ट्रांसपोर्ट में मत डालिए, बिकॉज हमारे जो नेवी में जो है ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स, कोई ट्रांसपोर्ट जहाज मतलब जो सारे हैं मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट होते हैं। अगर मैं इंडियन एयरफोर्स में होता तो शायद मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बड़े से बड़े फ्लाई कर रहा होता, बिकॉज रशियन और वेस्टर्न एयरक्राफ्ट में थोड़ा अंतर होता है कि रशियन एयरक्राफ्ट में रडर्स होती हैं और हाथ में हैंड ब्रेक होती है कि जहाँ भी आपको, और वेस्टर्न एयरक्राफ्ट में टो ब्रेक्स होते हैं। तो टो ब्रेक्स में लगा ही नहीं सकता था बिकॉज मेरे पैर में मूवमेंट ही नहीं है। तो इसलिए मतलब वो सब कुछ वर्क कर आके, बिकॉज नेवी के ऑफिसर थे तो उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर में इसको ट्राई करते हैं। तो फिर हेलीकॉप्टर में वो टेस्ट पायलट ने ट्राई किया तो हेलीकॉप्टर भी सक्सेसफुल था 100%। आपने जहाज तक में उतारा हेलीकॉप्टर? हाँ, फिर इसके बाद जो है जब 3 साल निकल गए कोचीन में हेलीकॉप्टर्स के साथ आराम से फ्लाई शुरू हो गई, तो फिर दिमाग में एक आइडिया है कि भाई शिप में क्यों नहीं फ्लाई कर सकते। अब शिप में फ्लाई करने के लिए फिर जब हमने नेवी की तरीके से मतलब वहाँ पे भेजा एप्लीकेशन, तो वहाँ भी हंगामा मच गया कि भाई ये, क्योंकि एयरफील्ड में क्या होता है कि आप यहाँ लैंड करके 10 फुट आगे लैंड कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो मौके पे जाना चाहिए। अब शिप में क्या होता है कि अगर आपने 1 फुट भी अगर आगे पीछे आपने कर दिया तो या तो आप सामने हैंगर से टकरा जाओगे और या फिर आप पानी में गिर जाओगे, या आपका जो व्हील है, जो आपके जो चक्के होते हैं मतलब हेलीकॉप्टर के, वो दाएं बाएं गिरेंगे तो आप पलट सकते हैं। तो इसलिए लैंडिंग शिप और प्लस शिप जब समुद्र में चल रही होती है तो उसमें कॉक्सक्रू मोशन होता है कि जहाँ पे ऊपर नीचे उसका डेक चलता रहता है। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे आपके पास एक सेकंड होता है पायलट के पास कि सही समय जब वो शिप सीधी होती है तो आपको हेलीकॉप्टर लैंड करना है।
तो इमेजिन करिए हेलीकॉप्टर की स्पीड, शिप की स्पीड, समुंदर का लहरें, पूरे तीनों एक तो साथ इसके साथ बिना पैर के फ्लाई करना, तो ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इसको आज तक हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में जी जी, किसी ने भी ये अचीव नहीं किया है। और मैंने इसके लिए आपको बधाई हो। और मैंने इस पैर के साथ 2000 घंटे फ्लाई किया है और 300 के आसपास मेरी डेक लैंडिंग्स हैं, सारी डेक्स में इंडियन नेवी के। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं सबसे पहले देना चाहूँगा एक सेंट लॉशियस स्कूल को हमारे, जिसके 1968 मैंने ज्वाइन किया था 1980 तक। 13 साल मैं 5 साल का था और 18 साल का वहाँ से निकला। जो मेरा कैरेक्टर फॉर्मेशन हुआ है, जो मेरे में पॉजिटिविटी आई है, जो मेरी फाउंडेशन जो कहते हैं ना, नींव अगर अच्छी हो तो इंसान बिल्डिंग कितनी बड़ी बना सकता है। अब तो मेरी नींव जो है ये सेंट लॉशियस स्कूल ने डाली है। और इसके बाद जो है जिन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा है उसमें सबसे अव्वल दर्जे पे मैं इनामदार सर को ये तो हम सब जबलपुर वालों के लिए गौरव की बात है। अब मैं आपसे सोनी जी जब एक नई चीज़ पूछना है, मैंने पूछता हूँ, लेकिन आप ये युवा पीढ़ी वर्तमान दौर की भौतिक युग में अब तो बहुत सादा इलाज के साधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। युवा पीढ़ी को आप अभी वो बोल रहे थे कि कैसे अपने आप को बनाना चाहिए जिससे उनका भी भविष्य उज्ज्वल है। देखो, मेरी तो आप लोगों से सिर्फ ये सारी युवा पीढ़ी से मेरी सिर्फ एक ही दरखास्त है कि बेटा कभी भी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड नाम की चीज़ को कभी अपने जिंदगी से जाने मत देना। किसी ने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है तो उसके प्रति तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए। और ये सबसे पहले शुरू होता है तुम्हारे माँ बाप के प्रति, जिन्होंने पैदा किया, जिसके कारण तुम्हें धरती पे हो। दूसरा शुरू होता है तुम्हारा स्कूल के प्रति, कि जिसके कारण तुम्हारा आज एक कैरेक्टर बना है, एक तुम एक एक होलिस्टिक, मतलब जो कहते हैं एक गुड ह्यूमन बीइंग बन पाए हो, एक अच्छे इंसान। और वो इंसान, अच्छा इंसान जो है एक माँ बाप बनाते हैं और एक स्कूल बनाता है। बिकॉज स्कूल खत्म होने तक हमारे टीनेज खत्म हो जाती है, तब तक हमारी फॉर्मेशन बन चुकी होती है हमारे शरीर की, दिमाग की। अगर उस समय अगर आपने अपना ग्रैटिट्यूड अपने टीचर्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति रखा है, आप विश्वास करिए कहीं गलत हो ही नहीं सकते ज़िंदगी में। और जो मेरी ज़िंदगी का जो मंत्र है, जो मैं आपको आपके जरिए सबको बताना चाहता हूँ, 2 अक्षर का मेरी ज़िंदगी का मंत्र है। और कल मैं सेंट लॉशियस स्कूल में जहाँ मैं चीफ गेस्ट में ये बोलने वाला हूँ कि हमेशा कि व्हाट नेक्स्ट अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध दीजिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। व्हाट नेक्स्ट का मतलब ये है कि जो ज़िंदगी में होना था वो तो हो गया, हम उसको वापस नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि इसके आगे क्या, उसे कहते हैं व्हाट नेक्स्ट। अगर आप अपने जहन में उसको डाल लेंगे तो विश्वास करिए ना कभी मैंने आपकी पूरी बातों में जो आपने आखिरी में व्हाट नेक्स्ट बोला, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, जो हो गया उसको स्वीकार करें, आगे देखें। बिल्कुल सही। और विश्वास करिए इसी कारण अब 1989 में मेरे को गारंटी अवार्ड शौर्य चक्र मिला। आपको शौर्य चक्र का जब मिला, जब आप शौर्य चक्र में आपका नाम आया, तब आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत अच्छा, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स ने, अब मजे की बात देखिए कि शौर्य चक्र रेस किया था इंडियन एयरफोर्स के थ्रू, बिकॉज उस समय मैं उनके एयरफोर्स स्टेशन में था, थ्रू नेवी गया, फिर हमको मिला। नेशनल अवार्ड रेस किया जब मैं इंडियन नेवी में था, जब मैंने हेलीकॉप्टर फ्लाइंग शिप के ऊपर शुरू कर दी। फिर मेरी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा रेस किया गया था अपना ये आर्मी की साइड से, जब मैं इंडियन आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करता था, आर्मी हेडक्वार्टर्स में, सेना भर। और चौथा मेरे को अवार्ड मिला, मतलब अपने ये जो महाराणा ऑफ मेवाड़ जो 76 कस्टोडियन हैं मेवाड़ डायनेस्टी के, राजस्थान नेशनल ब्रेवरी अवार्ड पन्ना धाई, जो कि बहुत ही लिमिटेड लोगों को देते हैं। बिकॉज राणा प्रताप के टाइम के जो उनकी जो लेगेसी चली आ रही है, ये हमारे श्री जी जो हैं मेवाड़ के, अपने अरविंद सिंह मेवाड़ जी, ये उनके 76th अपना डिसेंडेंट हैं। और इन्होंने फिर मतलब जो पन्ना धाई जिसके कारण उनकी डायनेस्टी चल रही है, वो एक राजस्थान का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है, वो उन्होंने मेरे को दिया। और उसके अलावा भी और काफ़ी अवार्ड्स सब कुछ चलते रहे। लेकिन सच बताइए कि इतनी खुशी होती है हमको वापस अपने स्कूल आके, हाँ, जबलपुर आके, बिकॉज दुनिया के सारे अवार्ड से अच्छा अवार्ड कल मिलने वाला। दुनिया के सारे अवार्ड्स आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपका स्कूल आपको एज अ चीफ गेस्ट बुला सकता है अपने मेन फंक्शन के लिए, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बढ़िया मतलब अवार्ड आपको ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। सोनी जी को मैं बधाई देता हूँ। और हमारे लिए, सबके लिए ये बहुत गौरव की बात है कि जबलपुर के एक बच्चे ने ऊपर पूरे दुनिया में अपना नाम अलग हासिल किया। अगली बार फिर किसी अलग शख्सियत से मिलवाएंगे। और मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक और चीज़ है कि और लास्ट है कि अगर
किस्मत ने साथ दिया तो 6 अगस्त 2019 को बॉलीवुड ने हमारे आपके लिए फिल्म ही बन रही है, बताना भूल गया। हमारे राइट्स भी खरीदे हुए हैं। ये कौन कंपनी ने खरीदे? ये सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट है, मिस्टर दीपक मुकुट साहब है, उन्होंने है। अच्छा, और मैं बताना भूल गया, इतनी अच्छी उनकी जो जीवन की सही कहानी वो फिल्म में मेरे दिमाग में नहीं आई। सोदी जी के नाम से एक फीचर फिल्म भी बन रही है और उसको आप बहुत जल्द देखेंगे। उसमें जबलपुर का भी उल्लेख रहेगा, ये हमारे लिए गौरव की बात है। स्कूल की शूटिंग तो सेंट लॉशस में ही होगी। हाँ, ये तो मैंने पहले ही कह दिया प्रोडक्शन हाउस को। जी, तो ये शूटिंग भी होगी और जबलपुर नक्शे में देखेगा। अगली बार हम फिर किसी सक्सेस से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपको जय हिंद, थैंक यू।